नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज हमारा टॉपिक है जनजातियों में विवाह साथी चुनने के तरीके। इससे पहले हमने समाज में विवाह के अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विवाह संबंधी जो निषेध है समाज में और विवाह के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि समाज में जनजातियों में विवाह के कौन कौन से तरीके प्रचलित है विवाह साथी चुनने के। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है परिवीक्षा विवाह, मैरिज बाय प्रोबेशन। मैरिज बाय प्रोबेशन का मतलब यह है कि इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी को कुछ समय के लिए विवाह से पूर्व साथ रहने का अवसर दिया जाता है ताकि वे एक दूसरे के स्वभाव को भली भांति समझ सकें और साथ ही यौन अनुभवों को प्राप्त कर सकें। यदि इस अवधि में दोनों के बीच पूर्ण रूप से सामंजस्य हो जाता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तो उनका विवाह करवा दिया जाता है। और इस प्रकार का जो विवाह है वो कुकी जनजाति और दार्लुंग जनजाति में पाया जाता है। इन जनजातियों में प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ जाकर कुछ समय के लिए निवास करता है और इस अवधि में वे दोनों सभी प्रकार के जो वैवाहिक सुख होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। और यदि प्रेमी और प्रेमिका का परस्पर व्यवहार निभाए जाने योग्य नहीं होता तो वे दोनों अलग हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में, अलग होने की स्थिति में युवक को लड़के के माता पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ पैसे, रुपए या कुछ राशि देनी पड़ती है। दूसरा जो तरीका है जनजातियों में विवाह साथी चुनने का वो है हरण विवाह, मैरिज बाय कैप्चर। इस प्रकार के विवाह में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया जाता है। और मैकलेलन का मत है कि उद्विकासीय क्रम में विवाह का जो सर्वप्रथम जो तरीका था वो हरण विवाह ही था। और समाज के विकास और नवीन कानूनों के प्रभाव के कारण इस प्रकार का जो विवाह है अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। परंतु अब मॉक कैप्चर यानी कि अभिनयात्मक हरण इस विवाह के अवशेष के रूप में देखे जा सकते हैं। जैसे कि वुशमैन लोगों में अभिनयात्मक हरण प्रचलित है। उनमें प्रीतिभोज के अवसर पर वर और वधू दोनों पक्षों के लोग एकत्रित होते हैं और भोज के दौरान वर वधू का हाथ पकड़ता है और ऐसा करने पर दोनों पक्षों के लोगों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जो युवक होता है, वर होता है, उसको पीटा जाता है। और युद्ध के दौरान यदि वधू का हाथ वर युवक के द्वारा पकड़े रहता है तो उन दोनों का संस्कार पूर्वक विवाह करवा दिया जाता है। लेकिन यदि वधू का हाथ छूट जाता है वर के हाथ से तो दोनों का विवाह नहीं हो सकता। और अफ्रीका की जो बहिमा जनजाति है उसमें वर और वधू पक्षों के लोग रस्साकसी करते हैं जिसमें कि वर पक्ष ही जीतता है। और विजय की घोषणा के साथ ही वर पक्ष के लोग वधू को गाय की खाल में लपेटकर भगा ले जाते हैं। तो वधू पक्ष के लोग उसका पीछा करते हैं और बाद में उनका आपस में विवाह करा दिया जाता है। और कभी कभी जब एक ही स्त्री के कई प्रतिद्वंदी प्रेमी होते हैं तो उनके बीच युद्ध होता है और जो जीतता है वही उस लड़की से विवाह करता है। तो इस प्रकार जनजातियों में हरण विवाह की जो प्रथा है वो प्रचलित है। नेक्स्ट जो विवाह का जो प्रकार है जनजातियों में वो है परीक्षा विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष के साहस की परीक्षा ली जाती है और जिसमें खरा उतरने पर उसका विवाह
करवा दिया जाता है। और कुछ जनजातियों में विवाह के जो इच्छुक युवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विवाह से पूर्व अपना पराक्रम सिद्ध करें, और यदि ऐसा करने पर वे सफल हो जाते हैं तो उन्हें यह अधिकार होता है कि वे अपने मनपसंद की लड़की से विवाह करें। जैसे कि गुजरात के भीलों में शौर्य की परीक्षा एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है, और होली के अवसर पर उनमें गोल घादेड़ो नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें कि युवक की परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार कुछ समाजों में निपुण और चतुर शिकार करने वाले व्यक्ति को आदर्श दामाद माना जाता है, और कोमाचे जनजाति में कोई व्यक्ति अपनी भावी सास को सदैव शिकार भेजता रहे तो उसके विवाह की जो संभावना है बहुत बढ़ जाती है। और यदि वह अपनी साली को भी पत्नी बनाना चाहता है तो ऐसा करने से उसके जो अवसर हैं वो बढ़ जाते हैं। और जैसे कि अफ्रीकन जनजातियों में अधिक से अधिक नर मुंड गले में लटकाने वाले व्यक्ति को बहादुर माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना लड़की अपना सौभाग्य समझती है। और कुछ समय पूर्व नागाओं में भी युद्ध के दौरान सिर काटने वाले के युवक के विवाह के अवसर अधिक बढ़ जाते थे। और ब्रिटिश गायना की अरावाक जनजाति में युवक को चलती हुई नाव में खड़े होकर एक निश्चित स्थान पर निशाना लगाना होता है, और इससे उसकी परीक्षा ली जाती है विवाह के लिए, और वो सफल हो जाता है तो उसका विवाह करवा दिया जाता है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है जनजातियों में वो है क्रय विवाह, मैरिज बाय परचेज। इस प्रकार के विवाह में वधू प्राप्त करने के लिए वधू के जो माता पिता या उसके जो रिश्तेदारों को कुछ धनराशि या वधू मूल्य के रूप में देनी होती है। और क्रय विवाह का तात्पर्य सदैव यह नहीं है कि वधू का व्यापार किया जाता हो, और कई समाजों में यह मूल्य सिर्फ दिखावे के लिए ही होता है, और उससे अधिक धन दूल्हे को दहेज के रूप में दिया जाता है। और साइबेरिया की जो किर्गिज जनजाति है उसमें वधू मूल्य इतना अधिक है कि एक से अधिक पत्नी रखना कठिन होता है, और वे लोग साधारणतः तलाक भी नहीं देते, क्योंकि उसके बाद विवाह करने का अर्थ है बड़ी मात्रा में धनराशि जुटाना, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। और न्यू गिनी की जो बुकाई जनजाति है उसमें वधू मूल्य चुकाने के बाद ही पति को पत्नी के साथ यौन संबंध का अधिकार प्राप्त होता है, और जब तक वधू मूल्य प्राप्त नहीं होता तब तक वधू अपने पिता के यहाँ रहती है। और अफ्रीका की हो जनजाति में लड़की पैदा होने से पहले ही सगाई हो जाती थी, और लड़की पैदा होने पर वधू मूल्य की जो किस्त चुकाना आरंभ किया जाता था। भारत में भी लगभग जो सभी जनजातियाँ उसमें वधू मूल्य की प्रथा पाई जाती है। विशेष रूप से नागा जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल, हो, ओराव, खरिया, कुकी, भील आदि जनजातियों में वधू मूल्य की प्रथा आज भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो प्रकार है जनजातियों में विवाह का वो है सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। इस प्रकार के विवाह में वधू मूल्य को चुकाने का ही एक तरीका ये भी है कि जो दामाद है अपने सास ससुर की सेवा करें और उसके बदले में उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करें। तो कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व दामाद की सेवा करनी होती है, तो कुछ में विवाह के बाद ससुर के घर रहकर, जैसे कि जो जनजातियाँ जैसे कि चूकची जनजाति, कोरियाक, योकाधीर जनजाति, बिने बागो, किरचाक आदि जनजातियों में सेवा विवाह प्रचलित है। और बिने बागो तथा कोमांचे इंडियंस में दामाद से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन अपने ससुराल वालों को शिकार भेंट करें। और भारत में गोंड, बेगा और बिरहोर जो जनजाति है उसमें यह प्रथा प्रचलित है। और गोंड तथा बेगा
में जो पुरुष वधु मूल्य नहीं दे पाता वह अपने ससुर के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करने के लिए चला जाता है और कुछ वर्षों तक सेवा करने के बाद ससुर की पुत्री से विवाह करके लौटता है। तो इस प्रकार सेवा विवाह जनजातियों में प्रचलित है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है जनजातियों में वो है विनिमय विवाह, मैरिज बाय एक्सचेंज। इस प्रकार के विवाह में वधु मूल्य से बचने का एक तरीका यह भी है कि दो परिवार आपस में स्त्री का लेन देन कर लें, यानी एक भाई की शादी के लिए दूसरे परिवार में उसकी बहन दे दी जाती है और बदले में बहन के पति की बहन से विवाह कर लिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया तथा टोरेस स्ट्रेट द्वीप समूह में यह प्रथा विशेष रूप से पाई जाती है और संपूर्ण भारत में भी इसका प्रचलन देखा जा सकता है, परंतु असम की जो खासी जनजाति है उसमें इस प्रथा का निषेध है। और ऐसे विवाह में लोवी के अनुसार किसी भी परिवार को हानि नहीं होती और यह बिना खर्च के पत्नी प्राप्त करने का एक तरीका है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है वो है सहमति विवाह या सहपलायन विवाह। इसमें इस प्रकार के विवाह में जो युवक युवतियां हैं उनकी सहमति से विवाह किया जाता है और जो माता पिता उनके निर्णय की केवल औपचारिक रूप से उनकी पुष्टि करते हैं। और जिन जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन है उनमें युवा युवतियां अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र होती है और कभी कभी माता पिता के द्वारा युवक युवतियों को विवाह करने की स्वीकृति नहीं दी जाती तो वे सह पलायन कर जाते हैं और पलायन किए हुए व्यक्ति को या तो दोनों पक्षों के लोग गांव लौटा लाते हैं या संतान होने पर वे स्वयं लौटकर आ जाते हैं, तो उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। इस प्रकार के जैसे कि बिहार की जो हो जनजाति है और राजस्थान की भील जनजाति में भी यह प्रथा प्रचलित है। और हो जनजाति में इस प्रकार के विवाह को राजी खुशी का विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है जनजातियों में वो है हट विवाह, मैरिज बाय इंट्रूजन। इस प्रकार के विवाह में लड़की जिस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है उसके घर पर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है और उसे वहाँ उस समय तक अपमान भी सहन करना पड़ता है जब तक कि लड़के के माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर लेते। इस प्रकार का विवाह बिरहोर, हो, ओराऊ, कमार और मुंडा जनजाति के लोगों में पाया जाता है। और हो ऐसे विवाह को अनादर, ओराऊ और निर्बोलक तथा कमार पेटू कहते हैं। अनादर का अर्थ यह है कि लड़के के माता पिता के द्वारा अपमान करने पर भी वह उनके परिवार में लड़की बनी रहती है क्योंकि उसे उस लड़के से प्रेम हो गया है और कई बार लड़की को पीटा भी जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है, भोजन नहीं दिया जाता और इस पर भी यदि लड़की दृढ़ रहती है तो उसका विवाह उसके पसंद के युवक के साथ करवा दिया जाता है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है जनजातियों में वो है दत्तक विवाह, मैरिज बाय अडॉप्शन। इस प्रकार के विवाह में दामाद को गोद लिया जाता है और उससे ही पुत्री का विवाह करवा दिया जाता है। जापान में जो दास प्रथा है और परंतु दास का यहाँ कोई गलत अर्थ नहीं है, हीन अर्थ नहीं है और परिवार के दूर के रिश्तेदार को दास बनाकर रख लिया जाता है और बाद में उसके साथ कन्या का विवाह करवा दिया जाता है। इसका एक दूसरा रूप कल्पित विवाह भी है, जैसे कि अफ्रीका की न्यूर जनजाति में जिस परिवार के व्यक्ति की हत्या की जाती है उसे हत्यारे द्वारा बदले में कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है और यह मूल्य देकर मृतक की पत्नी का यौन संबंध किसी अन्य व्यक्ति से कराया जाता है और उनके जो संसर्ग से उत्पन्न जो संतान होती है वो मृतक की ही संतान मानी जाती है। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है जनजातियों में वो है विधवा उत्तराधिकार विवाह। इस प्रकार के विवाह में दामाद को सास से या एक भाई को अपने मृतक भाई की पत्नी से या पुत्र को सौतेली माताओं से उत्तराधिकार में विवाह करना पड़ता है
और सेमा नागाओं में पुत्र अपनी सगी माता को छोड़कर अन्य विधवा माताओं से विवाह करता है और ऐसे विवाह के पीछे संपत्ति पर अधिकार पाना होता है। लोवी के अनुसार इन लोगों में स्त्री को भी संपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ पे देवर विवाह प्रचलित है वहाँ भी भाई को अपने मृत भाई की पत्नी से विवाह करना होता है, जैसा कि मध्य भारत की जनजातियों में पाया जाता है। गारो जनजाति में सबसे छोटी पुत्री के पति को नौक्रोम कहा जाता है। वो अपनी विधवा सास से विवाह करता है और जिससे कि नौक्रोम दंपति को पारिवारिक संपत्ति प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार जनजातियों में विवाह के विभिन्न तरीके प्रचलित हैं और उनमें से कुछ तरीके वर्तमान में भी जनजातियों में देखने को मिलते हैं। और ये जो जनजातियों में विवाह साथी चुनने के जो विभिन्न तरीके हैं वो वहाँ की जो जनजातियों में जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ हैं उनके ऊपर निर्भर करती है। और जनजातियों में विवाह का धार्मिक महत्व अधिक नहीं है और न ही विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, बल्कि अधिकांशतः पर्यावरण और आर्थिक परिस्थितियाँ ही उन्हें विवाह बंधन में बांधे रखती है।